मैंने गैंगस्टर मूवीज देखकर खुद को एक माफिया बॉस की तरह प्रेजेंट करना शुरू किया था, लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कोई बेवकूफ रिच सेकंड जनरेशन हेयर सच में मुझ पर यकीन कर लेगा। उसने सीधा मुझे 1 करोड़ से भी ज्यादा प्रोटेक्शन फी ट्रांसफर कर दी और अपनी अभी अभी डिवोर्स हुई फीमेल मैनेजर तक मुझे दे दी। ये सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि मुझे गलती से एक टॉप सीक्रेट फाइल मिल गई थी। उस फाइल में लिखा था कि कंपनी 5 दिन के अंदर क्रैश होकर बैंक होने वाली है। अगर मैं ये इन्फॉर्मेशन पहले ही बॉस को बेच देता तो शायद वो कंपनी के अंदर छुपे गद्दार को पकड़कर सब कुछ संभाल लेती। लेकिन जब मैंने फाइल के अंदर और डिटेल्स देखी तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। ली यूजेन यंजिंग के ली फैमिली की एल्डेस्ट ग्रैंडडॉटर, उसके आसपास के 18 बॉडीगार्ड्स सब रिटायर्ड एलीट स्पेशल फोर्सेस सोल्जर्स थे और उसकी ऑफिस डेस्क के अंदर एक लोडेड हैंडगन हमेशा रखी रहती थी। मैंने आंखें बंद करके ऑफिस बिल्डिंग का सीन इमेजिन किया। सिक्योरिटी गार्ड्स की तेज नजरों के बीच मैं धीरे धीरे ली यूजेन के सामने जाकर खड़ा होता हूँ और अचानक वो वुमन अपनी गन निकालकर सीधा मेरी तरफ पॉइंट कर देती है। बस उस सीन को इमेजिन करते ही मेरे शरीर से पसीना बहने लगा और पैर कमजोर पड़ गए। लेकिन यह मेरी जिंदगी बदलने का इकलौता मौका था। मैंने अपनी मुट्ठी कस ली और बहुत देर तक सोचने के बाद एक प्लान बनाया। मैं ली यूजेन को एक मिस्टीरियस इंटेलिजेंस ब्रोकर बनकर इंफॉर्मेशन बेचूंगा और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि मुझे अपनी आइडेंटिटी को मिस्टीरियस रखना था। इसलिए मैंने तुरंत अपने लैपटॉप पर KGF चलाई और रॉकी भाई के एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया। उसके बाद मैंने ऑनलाइन कुछ रियलिस्टिक रेप्लिका पिस्टल भी ऑर्डर किए। एक मिस्टीरियस इंटेलिजेंस डीलर के पीछे नेचुरली एक और भी डेंजरस ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। मैंने अपने लिए एक कैरेक्टर सेट किया, एक ऐसा कोल्ड ब्लडेड किलर जो काउंटलेस लाइफ एंड डेथ सिचुएशन से गुजर चुका हो और जिसके हाथों पर खून लगा हो। और इस रोल का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा था मेरी आंखें। मैं पिस्टल को पकड़कर मिरर के सामने खड़ा हुआ और गन को सीधा अपनी रिफ्लेक्शन पर पॉइंट कर दिया। धीरे धीरे मेरा एक्सप्रेशन काम होने लगा और मेरी नजरें ठंडी और इमोशनलेस बनने लगी। जैसे जैसे गन बैरल मेरी फॉरहेड के पास आता गया, इमर्जन और भी स्ट्रांग होता गया, जैसे सच में किसी ने मेरी कनपटी पर गन रख दी हो। मौत का डर मेरे पूरे शरीर को अनकंट्रोलेबली कांपने पर मजबूर कर रहा था। अगले कुछ दिनों तक मैंने कई ब्लडी हॉरर मूवीज देखी। हर टेरिफाइंग सीन के साथ मेरी आंखें और भी ज्यादा कोल्ड और इंडिफरेंट होती गईं और देखते ही देखते फाइनल डे आ गया। मैंने ऑफिस के सब कोवर्कर्स को भेज दिया और फोन निकालकर उस नंबर पर कॉल लगा दी। उसी वक्त इसी बिल्डिंग के 50th फ्लोर पर ली यूजेन ने अपने ड्रॉअर से एक सिल्वर ग्रे फीचर फोन निकाला। अननोन नंबर देखकर उसकी ब्राउज हल्की सी सिकुड़ गई। कौन बोल रहा है? हेलो मिस ली, तुम कौन हो? मिस ली, मुझे वाकई तुम्हारे लिए अफसोस होता है। हमारी नजरों में तुम एक खूबसूरत कनेरी की तरह हो जो एक लग्जूरियस केज में बंद है और एक ऐसी स्ट्रगल कर रही है जिसका एंडिंग पहले से ही डिसाइड हो चुका है। ऑफिस के अंदर ली यूजेन का एक्सप्रेशन और भी ठंडा हो गया। तुम आखिर हो कौन? मैं बिल्कुल काम होकर अपनी पहले से लिखी हुई लाइंस बोलता रहा। ली यूजेन के शरीर से एक डेंजरस ऑरा निकलने लगा। कुछ देर सोचने के बाद उसने हैवी वॉइस में पूछा, तुम कहना क्या चाहते हो? मैं तुम्हारी हेल्प करने आया हूँ। 50 मिनट बाद अपने लोगों को मुझे पिक करने भेजना। और जगह क्या होगी? मुझे लगता है मिस ली की कैपेबिलिटी के लिए ये कोई मुश्किल बात नहीं है। इतना कहकर मैंने पहले ही कॉल कट कर दी। फिर अपने कपड़ों को ठीक किया, वापस वर्क स्टेशन पर गया और चुपचाप उन लोगों का वेट करने लगा जो मुझे लेने आने वाले थे। सिर्फ 10 मिनट बाद ही ली यूजेन के हाथ में मेरी फाइल आ गई। लूपिंग, एज 26, कंपनी एम्प्लॉय। यह एक बिल्कुल ऑर्डिनरी प्रोफाइल थी, इतनी ऑर्डिनरी कि उसमें कुछ भी स्पेशल नहीं था। लेकिन इस वक्त ली यूजेन का एक्सप्रेशन अनयूजुअली सीरियस था। मैं 2 साल से इस बिल्डिंग में काम कर रहा था और वो भी एग्जैक्टली 2 साल पहले ही इस बिल्डिंग में आई थी। उसे बिल्कुल नहीं लगा कि ये सब सिर्फ एक कोइंसिडेंस है। शाम के 6 बजे एक बहुत ही एलिगेंट टेम्परमेंट वाली सेक्रेटरी ऑफिस के बाहर आकर रुक गई। जैसे ही हमारी नजरें मिली, मैंने हल्की सी स्माइल के साथ सीधा उसकी आइडेंटिटी बोल दी, सेक्रेटरी चाओ, चलिए। सेक्रेटरी चाओ के एक्सप्रेशन में जरा भी बदलाव नहीं आया। उसने बस पोलाइटली एक जेस्चर करके मुझे आगे चलने का सिग्नल दिया। थोड़ी देर बाद हम दोनों एलिवेटर से 58 फ्लोर पर पहुंच गए। ये एक ऐसी मिस्टीरियस जगह थी जहां सिर्फ वही लोग आ सकते थे जिन्हें पर्सनली ली यूजेन ने बुलाया हो। लंबे कॉरिडोर के दोनों तरफ ब्लैक यूनिफॉर्म पहने सिक्योरिटी गार्ड्स लाइन में खड़े थे। हर 1.5 मीटर पर एक गार्ड खड़ा था। मैंने इस सीन की पहले ही कई बार प्रैक्टिस की थी, लेकिन इन लोगों का सामना करते ही मेरे पैर फिर भी कमजोर पड़ने लगे। मैं बस अपनी डेड फिश आइज वाली कोल्ड एक्सप्रेशन बनाए रखा और किसी तरह हिम्मत जोर कर ली यूजेन के ऑफिस के सामने तक पहुंच गया। तभी एक स्क्वायर फेस्ड मिडिल एज्ड आदमी आगे बढ़ा। माफ कीजिए, ये जरूरी प्रोसीजर है। मैंने काल्म स्माइल के साथ अपना ब्रीफ केस सेक्रेटरी साओ को दिया और पहले से तैयार की हुई लाइंस बोलने लगा। रूल्स तो रूल्स होते हैं, मैं हमेशा से उन्हें फॉलो करने वाला इंसान रहा हूँ। तकलीफ देने के लिए माफ कीजिए कैप्टन बाओ। बाओ हुई जून ने मुझे एक मीनिंगफुल नजर से देखा। कंपनी के अंदर वो हमेशा जांग वेन रोंग नाम का फेक आइडेंटिटी यूज करता था। उसका असली नाम सिर्फ ली यूजेन और ली फैमिली के कुछ ही लोग जानते थे। मैंने धीरे से मुड़कर अपने ग्लासेस ठीक किए। उस वक्त सेक्रेटरी काओ ने फिर से एक इनवाइटिंग जेस्चर दिया। ऑफिस का डोर खुलने की आवाज सुनकर ली यूजेन ने फाइल का लास्ट पेज फिनिश किया और तब जाकर सिर उठाया। जब इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि टारगेट सिर्फ मेरी ऑफिस बिल्डिंग का एक ऑर्डिनरी एम्प्लॉई है, तो मुझे लगा किसी ने तुम्हारी इन्फॉर्मेशन फेक की है। तो बताओ, तुम्हारा असली
असली पर्पस क्या है? मैंने काल्मली साइड वाली चेयर खींचकर बैठ गया और सीधा ली यूजन की आंखों में देखते हुए हल्की स्माइल के साथ जवाब दिया, मैंने पहले ही कहा था मैं तुम्हारी हेल्प करने आया हूँ। हम सिर्फ तुम मेरी क्या हेल्प करोगे? क्या तुम मेरे लिए सॉन्ग जिवेन को मार दोगे? वो भी मुमकिन है, बस तुम्हें मेरी वूमन बनना होगा। जैसे ही ये वर्ड्स निकले, ली यूजन का फेस इंस्टेंटली कोल्ड हो गया। उसने ड्रॉर खोला, सिल्वर व्हाइट हैंडगन निकाली और उसका ब्लैक मजल सीधा मेरी फॉरहेड पर रख दिया। तुम्हें किसने भेजा है? बस उसकी फिंगर हल्का सा मूव करती और मेरा सर तरबूज की तरफ फट जाता, लेकिन उस वक्त मेरी आंखें जरा भी नहीं झपकी। मैं कामली उसकी ग्रेसफुल बॉडी को देखते हुए इंडिफरेंट टोन में बोला, कोल्ट M2000 पिस्टल, ये तुम्हारे ग्रैंडफादर ने तुम्हें बचपन में बर्थडे गिफ्ट के रूप में दिया था। तब ली जांगो ने तुम्हें अपनी बाहों में उठाकर प्राउडली कहा था, कौन कहता है औरतें मर्दों से कम होती हैं? आज के बाद मेरी ग्रैंड डॉटर यूजन हमारी ली फैमिली की टाइगर डॉटर होगी। ये सुनकर ली यूजन के फेस पर शॉक और डिसबिलीफ क्लियरली दिखने लगा, क्योंकि उस वक्त वहाँ सिर्फ वो और उसके ग्रैंडफादर ही मौजूद थे। शायद आज तक उसके ग्रैंडफादर खुद भी उन बातों को भूल चुके होंगे। ली यूजन धीरे से वापस अपनी चेयर पर बैठ गई और कोल्ड वॉइस में बोली, सीधा मुद्दे पर आओ, मुझे दोबारा इंट्रोड्यूस करने दो। मैं एक इंटेलिजेंस ब्रोकर हूँ जो इन्फॉर्मेशन उन लोगों को बेचता है जिन्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। मेरा सरनेम लू है, तुम मुझे मिस्टर लू कह सकती हो। पिछले 2 सालों में सॉन्ग जिवेन ने तुम्हारे आसपास एक के बाद एक स्पाइस प्लांट किए हैं। हालांकि तुम दोनों ने अपनी वेजर की वजह से अलग अलग रास्ते चूज किए थे, लेकिन अभी के सिचुएशन में तुम्हारी कंपनी चुनहे रैपिड ग्रोथ स्टेज में है। सॉन्ग जिवेन क्लियरली अब पेशेंस लूज कर चुका है। जैसे ही मैंने सारी इन्फॉर्मेशन बताई, ली यूजन ने कोल्ड आइज से मुझे देखा और सिर्फ 2 वर्ड्स बोले, क्या प्राइस है? मैं तुम्हें स्पेशल डिस्काउंट दे रहा हूँ, 10 मिलियन। ली यूजन ने लगभग बिना सोचे सीधा डील एक्सेप्ट कर ली। उसके बाद मैंने पेन और पेपर निकाला और एक के बाद एक नाम लिखने लगा, साथ ही उनके कॉरेस्पॉन्डिंग मार्केट प्राइसेस भी। आखिर में मैंने अपना बैंक अकाउंट नंबर भी छोड़ दिया। श्याओ काओ, मेरे ऑफिस में आओ। जैसे ही उसकी आवाज खत्म हुई, सिर्फ 1-2 मिनट के अंदर काओ श्याओ हुई रिस्पेक्टफुली ऑफिस का डोर खोलकर अंदर आ गई। ली यूजन ने बेहद ठंडी आवाज में उससे पूछा, पिछले 2 सालों में तुमने सॉन्ग जिवेन से 5 मिलियन लिए हैं। साओ श्याओ हुई को पर्सनली सॉन्ग जिवेन ने चूज किया था, इसलिए नेचुरली उसकी मेंटल कंपोजर बहुत स्ट्रांग थी। प्रेसिडेंट ली, आपको यह इन्फॉर्मेशन कहां से मिली? मैं अपने नाम के सारे बैंक अकाउंट्स और ट्रांजैक्शंस ओपनली रिवील करने को रेडी हूं। आप अपने लोगों से इन्वेस्टिगेशन करवा सकती हैं। और तुम और ली जिनफे सीक्रेटली फिंग दान को चाहते थे। बहुत हिम्मत है तुम दोनों में, इतने टाइम तक मुझे बेवकूफ बनाया। जैसे जैसे एक के बाद एक नाम एक्सपोज होता गया, काओ श्याओ हुई अपना काम एक्सप्रेशन मेंटेन करने की पूरी कोशिश करती रही, लेकिन उसकी सिकुड़ती हुई पिल्स का एक पल का पैनिक भी ली यूजेन से छुप नहीं सका। अचानक एक जोर की गनशॉट की आवाज ऑफिस में गूंज उठी। मैंने इंस्टिंक्टिवली अपनी आंख के कोने को छुआ और उंगलियों पर लगे खून को देखा। साओ श्याओ हुई, जो अभी तक खुद को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही थी, उसके होंठ कांप रहे थे और अगले ही सेकंड उसका शरीर पीछे गिरकर मेरे पैरों के पास आ गिरा। ये पहली बार था जब मैंने इतनी क्लोज रेंज से किसी शूटिंग को देखा था। मेरे पूरे शरीर के रोंगटे तुरंत खड़े हो गए। मैं अंदर से पूरी तरह डर गया था, लेकिन मैंने अपने फेस पर डर का एक भी एक्सप्रेशन नहीं आने दिया। मेरे चेहरे पर अब भी वही ट्रेंड स्माइल बनी हुई थी। ली यूजन का एक्सप्रेशन बिल्कुल इंडिफरेंट था। उसने काल्मली हैंडगन को वापस उसकी जगह रखा और फ्लैट टोन में बोली, मिस्टर लू, आपको इतना अनप्लेजेंट सीन देखना पड़ा, उसके लिए माफी चाहती हूँ। मिस ली वाकई ली फैमिली की टाइगर डॉटर कहलाने लायक है। इतनी डिसिसिवनेस बहुत कम लोगों में होती है। ये सुनकर ली यूजेन के लिप्स पर हल्की सी स्माइल आ गई। फिर उसने ड्रॉर से एक और फोन निकाला और स्क्रीन पर टैप किया। मिस्टर लू, इस ट्रांजैक्शन की पेमेंट ऑलरेडी आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी गई है। प्लेजर डूइंग बिजनेस विद यू। अब मैं और डिस्टर्ब नहीं करूंगा मिस ली को। मैं खुद मिस्टर लू को बाहर तक छोड़ूंगी। जैसे ही मैं उठकर बाहर जाने लगा, मैंने नीचे देखा और अचानक काओ श्याओ हुई का सफेद परा हुआ चेहरा सीधा मेरी तरफ देख रहा था। बुलेट अब भी उसकी फोरहेड के बीच में धंसी हुई थी। उस एक पल की आई कांटेक्ट ने मेरे दिल की धड़कन को इंस्टेंटली तेज कर दिया, लेकिन मेरी साइड विजन में मैंने देखा कि ली यूजेन मेरी रिएक्शन ऑब्जर्व कर रही थी। इसलिए मैंने फिर से खुद को फोर्सफुली काम रखा और कैजुअली अपने पैर से काओ श्याओ हुई के सर को साइड में सरका दिया। तब ली यूजेन ऑफिस डोर के पास रुक गई और बोली कि मेरे लिए एक प्राइवेट कार ऑलरेडी प्रिपेयर की गई है जो मुझे घर छोड़ देगी। ये सुनकर मेरे चेहरे की स्माइल एक पल के लिए स्टिफ हो गई। अगर पॉसिबल होता तो मैं खुशी खुशी मेट्रो पकड़कर घर चला जाता, लेकिन क्लियरली ये उसका ऑफर रिजेक्ट करने का सही वक्त नहीं था। थोड़ी देर बाद बाओ हुईजुन मुझे अंडरग्राउंड पार्किंग गराज में ले गया और एक प्योर ब्लैक मेबाज के सामने रोक दिया। और जैसे ही मैं कार के अंदर बैठने वाला था, मैंने देखा कि बैक सीट पर एक खूबसूरत वुमन प्रोफेशनल आउटफिट में बैठी हुई थी। उसकी आंखों पर एक ब्लैक क्लॉथ बंधा हुआ था। फिर भी मैंने तुरंत उसकी आइडेंटिटी पहचान ली। वह और कोई नहीं बल्कि लिन क्यूम्यू थी, वही फीमेल सुपरवाइजर जिसके बारे में मैं पहले सीक्रेटली फैंटेसीज करता था। कार में बैठते ही मैंने चुपके से एक लंबी सांस छोड़ी, क्योंकि इस पूरी ट्रांजैक्शन के दौरान मुझे अपने अंदर एक ऐसी हिडन टैलेंट का पता चला था जिसके बारे में मुझे खुद भी नहीं पता था। लगता था जितना ज्यादा टेंस और डेंजरस सिचुएशन होता है, उतना ही ज्यादा मैं बाहर से काम और रैशनल बन पाता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं और सोचने वाला था, वाइन रेड हाई हील्स पहने एक फुट धीरे धीरे मेरे काफ को अपने टोज से ब्रश करने लगा। उन खूबसूरत फीट की ओनर क्लियरली बहुत नर्वस थी। उसके टोज लगातार हल्की हल्की कांप रहे थे। क्योंकि लिन क्यूमुए की आंखें ब्लैक क्लॉथ से कवर्ड थीं, उसे अभी तक बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मैं असल में उसका सबऑर्डिनेट हूँ। प्रेसिडेंट ली ने कहा, अगर आपको पसंद आए
तो मैं आपका गिफ्ट हूँ, और उन्होंने यह भी कहा कि चाहे आप कहीं भी हो, आप बिना किसी चिंता के मेरा इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या तुम अपनी मर्जी से यहाँ हो? मेरा नाम लिन क्यूयू है, मैं कंपनी में एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरवाइजर हूँ। मेरी एज 33 साल है, हाइट 1 मीटर 73 सेंटीमीटर और वेट 125 किलोग्राम है। 3 साल पहले मेरी शादी हुई थी, लेकिन मेरे हस्बैंड 2 साल पहले कार एक्सीडेंट में मर गए। बस इतना ही। आधे घंटे बाद गाड़ी एक पुराने रेजिडेंशियल एरिया के बाहर रुक गई। मैं ब्रीफ केस पकड़े हुए नॉर्मल चलने की कोशिश करता रहा, लेकिन मेरी तेज और भारी सांसें अब छुप नहीं रही थीं। जैसे ही मैं अंधेरी सीढ़ियों वाले कॉरिडोर में घुसा, दो सीढ़ियां एक साथ चढ़ते हुए सेकंड फ्लोर तक पहुंच गया। फिर जल्दी से पॉकेट से साइलेंट मोड पर रखा फोन निकाला और एक मैसेज सामने दिखाई दिया। बैंक अकाउंट एंडिंग 1247 में 16 दिसंबर को 6:45 पर 1 करोड़ युएन ट्रांसफर हुए। मैं उंगलियों से एक एक डिजिट गिनने लगा। 1, 10, 100, 1000, पूरे 1 करोड़ युआन। मरा चेहरा लाल हो गया और मैंने जोर से थूक निकला। ये उतने पैसे थे जितने कमाने के लिए मुझे बिना खाए पिए 70 साल तक काम करना पड़ता। मैं मुंह खोलकर पागल की तरह चिल्लाना चाहता था, लेकिन नीचे से अचानक कदमों की आवाज सुनाई दी। मैंने गहरी सांस ली और ब्रीफ केस लेकर तीसरे फ्लोर की तरफ बढ़ गया। शेयर्ड अपार्टमेंट का दरवाजा खोलते ही मैंने अपनी रूममेट सिस्टर डंडन श्यामिन को देखा, जो स्टीम के बीच सिल्क की स्लीवलेस नाइट ड्रेस पहने बाहर आ रही थीं। अचानक बाल पहुंचने की उनकी मूवमेंट रुक गई, क्योंकि वह अक्सर मुझे ऐसे टीज करती थीं। नॉर्मली मैं शर्म से लाल हो जाता, नजरें हटा लेता, धीरे से सिस्टर डंडन बोलता और जल्दी से अपने रूम में चला जाता, लेकिन आज मैंने कोई रिएक्शन नहीं दिया। इसलिए उन्होंने दरवाजे की तरफ देखा और पाया कि मेरी जलती हुई नजरें सीधा उन पर टिकी हुई थीं। फिर भी उन्हें बुरा नहीं लगा, बल्कि उनके लाल होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। बॉटल, क्या मैं सुंदर हूँ? सिस्टर डंडन, पहले आपने कहा था कि आप किसी टॉप बिलियनियर की मिस्ट्रेस बनना चाहती हो। मेरा मतलब ये, कितने पैसे होने पर आप मेरी मिस्ट्रेस बनोगी? अगर कोई और आदमी होता तो कम से कम 1 बिलियन, लेकिन अगर बॉटल हो तो शायद सिर्फ एक 100 मिलियन ही काफी होगा। बॉटल, तुम्हें मेहनत करनी होगी। मैंने ऐसी बात कैसे कह दी? क्या अभी जो हुआ वह सच में मैं ही था? बचपन से ही मैं एक सीधा साधा और ईमानदार इंसान था, लेकिन जैसे ही मुझे वह 1 करोड़ युआन मिले, मेरी एम्बिशन और डिजायर्स ने मेरी रैशनैलिटी को तोड़ दिया। मैं मिरर में खुद को देख रहा था जब एक अजीब सा डर मेरे दिमाग में भर गया। तभी मैंने नीचे देखा और पाया कि मेरे पैरों के पास सियाओ श्याओहुई का डरावना चेहरा नजर आ रहा था। ये देखते ही मैंने तुरंत अपना लेदर शू उतारकर दूर फेंका, लेकिन दोबारा देखने पर मुझे ऐसा लगा जैसे कुछ टेढ़े मेढ़े चेहरे मुझसे मदद मांग रहे हो। मैं बार बार थूक निकलता रहा। पता नहीं कितनी देर बाद मैं कांपते हुए नंगे पैर खड़ा हुआ। फिर एक काला प्लास्टिक बैग ढूंढा। हिम्मत जुटाकर मैंने 2 उंगलियों से शू की हील पकड़ी और उसे किचन वेस्ट के साथ डस्टबिन में फेंक दिया। ये सब करने के बाद मैंने तुरंत गर्म पानी से नहाया, तब जाकर मेरा डर धीरे धीरे शांत हुआ। इसी वक्त ली यूजन के ऑफिस में बाओ हुईजुन चाओ श्याओहुई के अपार्टमेंट से कुछ चीजें लेकर वापस आया था। ली यूजन ने सील्ड बैग खोला, अंदर की चीजों को बस एक नजर देखा और हाथ के नीचे दबा दिया। चाओ श्याओहुई की जगह एक सब्स्टिट्यूट ढूंढो। मैं उसके लिए मिड ईयर प्रमोशन के दौरान बाहर बिजनेस ट्रिप का एक्सक्यूज अरेंज करूंगी। साथ ही एक स्पेशल टीम बनाओ जो अगले 1 महीने तक उस सब्स्टिट्यूट की हेल्प करे और काओ श्याओहुई के सारे सोशल कॉन्टैक्ट्स हैंडल करे। अपने आसपास के सब अंडरकवर प्लान्स जानने के बाद ली यूजन ने एक बहुत ही क्रेजी डिसीजन लिया। वह सॉन्ग्स-इवन के प्लान के साथ खेलने वाली थी। पहले सॉन्ग्स-इवन पब्लिक ओपिनियन को गर्म करेगा, फिर वही मोमेंटम यूज करके वो एक परफेक्ट कमबैक करेंगी। ये थी यंजिंग सिटी के ली फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर ली यूजन की हिम्मत। बाओ हुईजुन सीधा खड़ा हुआ और सीरियस एक्सप्रेशन के साथ सिर हिलाया। तब ली यूजन ने डेस्क पर उंगलियां हल्की सी टैप की। उस मिस्टर लू के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मिस्टर लू के मिस, आपके ऑफिस में आने से पहले मैंने उनकी एक रूटीन चेकिंग की थी। मैंने मिस्टर लू के अंदर थोड़ी घबराहट नोटिस की थी। ये सुनते ही ली यूजन ने तुरंत सीसीटीवी फुटेज का फ्रेम बाय फ्रेम एनालिसिस शुरू कर दिया। 2.5 मिनट बाद उन्होंने एक बहुत ही बड़ा और बोल्ड कंक्लूजन निकाला। उनका मानना था कि मैंने जो थोड़ी बहुत घबराहट दिखाई थी वह शायद मैंने जानबूझकर कैमरा के लिए छोड़ी थी। इंटरेस्टिंग, सच में बहुत इंटरेस्टिंग। इस वक्त मैं अभी शावर लेकर बेडरूम में लौटा ही था कि मुझे बुककेस के सामने एक और टॉप सीक्रेट इंटेलिजेंस रिपोर्ट पड़ी हुई मिली। मैंने सिर्फ एक नजर उस पर डाली और डर के मारे मेरी हालत खराब हो गई। इसलिए मैंने बिना देर किए तुरंत इन्फर्नल अफेयर्स मूवी चलाई और पुलिस स्टेशन में बैठकर लंच बॉक्स खाने वाले उस बड़े बॉस के हर एक मूव को कॉपी करना शुरू कर दिया। मैं लाइब्रेरी भी गया और वहाँ एक्टिंग की बुक्स जैसे एन एक्टर्स वर्क ऑन हिमसेल्फ और 6 लेसन्स इन एक्टिंग को अच्छे से पढ़ा। मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करता जा रहा था और मेरे दिमाग में रॉकी भाई का कैरेक्टर चल रहा था। रात भर की सॉलिड तैयारी के बाद अगले दिन मैं हमेशा की तरह नॉर्मल होकर ऑफिस के लिए निकला। पर जैसे ही मैं ऑफिस बिल्डिंग के अंदर घुसने वाला था तभी मुझे लिन क्यूयू दिखी, वही लड़की जिसने कल रात कार में मेरी टाइम स्पेंड किया था। कॉलीग्स का एक बड़ा ग्रुप उसे घेर कर बहुत तेजी से कंग्रेचुलेट कर रहा था। पता चला कि उसका प्रमोशन हो गया है और वह एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरवाइजर से सीधा डायरेक्टर बन गई है। मैंने सिर्फ एक नजर देखा और मैं समझ गया कि यह पक्का ली यूजन की तरफ से कल रात टाइम स्पेंड करने का इनाम है। लिन क्यूयू ने नॉर्मल दिखने की पूरी कोशिश की और लॉबी में आगे बढ़ गई, पर कल रात के सीन्स उसके दिमाग में बार बार घूम रहे थे। हालांकि उसकी आंखें बंधी हुई थीं और उसने उस बंदे का चेहरा नहीं देखा था, पर वह पक्का कह सकती थी कि वह लड़का काफी यंग था। मैं जैसे ही अपने वर्क स्टेशन पर पहुंचा और बैठने ही वाला था कि तभी सुपरवाइजर ऑफिस के बाहर खड़ा दिखा। ये देखकर मेरी आंखें छोटी हो गईं और
और मेरी आईलिड तेजी से फरकने लगी। मैं सोच ही रहा था कि अब इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करूं, तभी मेरे दोस्त दाशी ने अचानक मेरे कंधे पर हाथ मारा। चल यार, यहाँ खरा खरा क्या सोच रहा है। जल्दी ही मैं और वह एलिवेटर से 48वां फ्लोर पर पहुंच गए। मैंने अपना सिर हिलाया और दाशु के पीछे चलने लगा ताकि सीसीटीवी कैमरे से बच सकूं, पर किस्मत खराब थी कि ऊपर लगा कैमरा अचानक घूमने लगा। एक पल के लिए मेरा खून एकदम गर्म हो गया। साओ शाओहुई की मौत का सीन मेरी आंखों के सामने फिर से आ गया। मैं कैमरे से बचने की पूरी कोशिश करना चाहता था, पर मेरे पैर ही नहीं चल रहे थे। अब तक कैमरा पूरी तरह मेरी तरफ घूम चुका था, इसलिए मुझे जबरदस्ती अपने दिमाग को शांत करना पड़ा। मेरे चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आई और मैंने कैमरे के लेंस में डायरेक्ट देखते हुए धीरे से कहा, फिर से मिल गए। ली यूजेन मॉनिटर पर देख रही थीं। उनकी उंगलियां डेस्क पर टैप टैप कर रही थीं और उनकी ठंडी आंखों में थोड़ा डाउट साफ दिख रहा था, क्योंकि उन्हें मेरे अंदर बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शंस दिख रहे थे। एक खतरनाक जानवर और एक शरीफ बकरा एक ही इंसान के अंदर एक साथ नहीं हो सकते। इस वक्त तक मैं लिन क्यूयुए के ऑफिस के दरवाजे पर पहुंच चुका था। अंदर लिन क्यूयुए एक पेन और पेपर लेकर कल रात वाले उस बड़े आदमी का स्केच बना रही थी। तभी डा शी ने मजाक करते हुए टांग खींची। तेरी गॉडेस तो अब डायरेक्टर बन गई। मेरा मुंह थोड़ा सा घुमा। ली यूजन के सामने मुझे सिर्फ टेंशन और प्रेशर फील होता था, पर लिन क्यूयू के सामने एक अलग ही सुकून और मजा था। सेक्रेटरी के बताने के बाद मैं आराम से ऑफिस के अंदर गया। ये देखकर लिन क्यूयू ने तुरंत उस स्केच बुक को ड्रॉर के अंदर छुपा दिया। फिर उसने एक दूसरी फाइल उठाई और सोचा कि पहले इस फाइल को खत्म कर लेती हूँ, फिर इन दोनों से बात करूंगी। पर अभी उसने पहला पेज पूरा पढ़ा भी नहीं था कि उसकी आईब्राउ थोड़ी सिकुड़ गई। उसने अपना सिर उठाया और उसकी नजर मुझ पर आकर टिक गई। उस लड़की की गोरी पीठ पर डर के मारे गूज बम्स आ गए। उसे अचानक एक अजीब सा वहम हुआ कि ड्रॉर के अंदर जो बिना चेहरे वाला मिस्टीरियस आदमी उसने बनाया है वह कोई और नहीं बल्कि उसके सामने खड़ा यह एकदम नॉर्मल सा चलने वाला ऑफिस वर्कर ही है। पर अगले ही पल उसने इस बात को दिमाग से निकाल दिया, जिसे प्रेसिडेंट ली इतना भाव देती हैं, वह महीने के सिर्फ 30,000 कमाने वाला एक नॉर्मल सा लड़का कैसे हो सकता है। फिर उस लड़की ने अपना भाव थोड़ा टाइट किया और मेरी तरफ देखा। हमारे चौने मिड ईयर मेगा सेल के प्रमोशन प्लान में आपकी वुमेन कल्चर को जो काम संभालना है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। पर जैसे ही हम तीनों काम की बातें करने में एकदम बिजी हुए, तभी सेक्रेटरी ने अचानक दरवाजा खटखटाया और अंदर आकर दाशी को बाहर बुला लिया, ये बोलकर कि डिजाइनर्स की एक मीटिंग है। अब ऑफिस में सिर्फ मैं और लिन क्यूयू अकेले बचे थे। इस पर लिन क्यूयू ने अनजाने में अपना हाथ अपने चेहरे के सामने किया और उंगलियों के बीच के गैप से सामने बैठे लड़के को देखने लगी। वह हैरान रह गई जब उसने देखा कि मेरा पोस्चर उस काले कपड़े के पीछे वाले बंदे से बिल्कुल मैच कर रहा था। तभी लिन क्यूयू की आंखें चमकी और उसकी उंगलियां आपस में रगड़ने लगी। उसे धुंधला सा याद था कि उस आदमी के कान के पीछे एक छोटा सा निशान था। वो कोई मोल हो सकता था या फिर कोई हेयर फॉलिकल। अपने इस शक को चेक करने के लिए उस लड़की ने अचानक बात घुमाई। मिस्टर लू, उस सामने वाले बुककेस के सबसे ऊपर एक फाइल रखी है जहां मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा। क्या आप प्लीज उसे निकाल देंगे? मैंने सीधा लिन क्यूयू की आंखों में देखा और हाँ में सिर हिला दिया। उसी वक्त वह लड़की मेरे पास आई और बुककेस के सबसे ऊपर वाली फाइल की तरफ इशारा किया, जबकि उसकी नजर मेरे राइट कान पर टिकी हुई थी। पर ठीक उसी वक्त दरवाजे पर फिर से अचानक नॉक हुआ। उस लड़की ने नॉक पर ध्यान नहीं दिया और ऊपर ही देखती रही, पर तब तक मैं फाइल लेकर अपना सिर घुमाकर उसकी तरफ देख चुका था। तभी सेक्रेटरी ने फिर से दरवाजा खोला। डायरेक्टर लिन, डायरेक्टर काई की एक मीटिंग है जिसमें आपका अभी आना बहुत जरूरी है। लिन क्यूयू ने हाँ में सिर हिलाया और उसे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना पड़ा। अब उस बड़े से ऑफिस में सिर्फ मैं अकेला था। पहले डाशी को और फिर लिन क्यूयू को बाहर भेजना कोई इत्तेफाक नहीं था। इंटेलिजेंस रिपोर्ट से पता चला था कि ली यूजन का कंट्रोल करने का नेचर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इसलिए वह पक्का इस वक्त अपने ऑफिस से मुझे ही देख रही होगी और सबसे सही जगह मेरे सामने वाला एरिया ही था। इसलिए मैंने एकदम सामने देखा और हल्का सा मुस्कुरा दिया। इस वक्त ली यूजन स्क्रीन पर मुझे ही देख रही थी। उन्होंने तुरंत सीसीटीवी फुटेज को जूम किया, इतना ज्यादा कि नोटबुक पर लिखे वर्ड्स भी साफ दिखने लगे। वहां पर डिजाइन के रिक्वायरमेंट्स और प्रोफेशनल स्केचेस बने हुए थे। उस लड़की के खूबसूरत और तेज चेहरे पर पहली बार थोड़ा डाउट और डर साफ दिखा। अगर लू पिंग के पीछे सच में कोई बहुत बड़ी ताकत खड़ी है और उन्होंने अपने बंदे के काम को इतना रियल और परफेक्ट बनाया है, तो उसकी पावर और उसके इरादे। इसलिए उस लड़की ने तुरंत अपनी स्क्रीन बंद की और 2.5 मिनट बाद वह लिन क्यूयू के ऑफिस का दरवाजा खोलकर अंदर आ गई। मैंने बहुत सोच समझकर और एकदम शांत आवाज में कहा, मिस ली अगर मुझसे मिलना चाहती हैं तो बिल्कुल, वह जब चाहे मिल सकती हैं। तुम जैसे समझदार इंसान से बात करने में बिल्कुल मजा नहीं आता, इसलिए मैं बात को ज्यादा नहीं घुमाऊंगी। मिस्टर लू ने इस बार मेरी बहुत बड़ी हेल्प की है। क्या मुझे आपके साथ डिनर करने का मौका मिल सकता है? उस लड़की के देखने के तरीके को फील करते हुए मैं मना करना चाहता था, क्योंकि साथ में खाना खाना एक ऐसी पर्सनल चीज है जहाँ बहुत सारे सीक्रेट्स खुल सकते हैं। और अगर ली यूजन ने डिनर के लिए वेस्टर्न फूड चूज किया या कोई ऐसी चीज जो मैंने आज तक देखी भी ना हो, तो मैं बहुत जल्दी उसके सामने पकड़ा जाऊंगा। पर फिर भी मैंने एक हल्की सी स्माइल दी और ली यूजन का राइट हाथ आराम से पकड़ लिया। तो फिर मैं इसका बहुत ही बेसब्री से इंतजार करूंगा। जब तक मैंने ली यूजन को ऑफिस से बाहर जाते हुए नहीं देख लिया, तब तक मेरी जान में जान नहीं आई। उसके तुरंत बाद मैं भागकर टॉयलेट के एक कैबिन में गया और अपने फोन पर वेस्टर्न डाइनिंग एटिकेट सर्च करने लगा। पर जैसे ही मैंने पहली लिंक पर क्लिक किया, मेरे होश उड़ गए। फ्रेंच, इटालियन, ब्रिटिश जैसे अलग अलग टाइप्स के मेन कोर्स तो थे ही, साथ में सूप,
सूप, स्टार्टर और एपेटाइजर भी शामिल थे। इसलिए मैंने बिना सोचे समझे तुरंत पेज बंद किया और फोन स्विच ऑफ कर दिया। वेस्टर्न मैन्स को खराब तरीके से कॉपी करने से तो कहीं अच्छा है कि मैं एकदम शांत और नॉर्मल रहकर कह दूं, सॉरी, मैंने यह पहले कभी नहीं खाया। मैं ढाबे के मुताबिक अंडरग्राउंड गैराज में पहुंचा और एक नॉर्मल सी मर्सिडीज बेंज मेरे पास आकर रुकी। ली यूजन ने अपने हाथ के डॉक्यूमेंट्स नीचे रखे और आवाज की तरफ देखा। मिस्टर लू, फिर से मिल गए ना? वही वर्ड्स थे, पर इस बार बोलने का तरीका और एक्सप्रेशन एकदम बदला हुआ था। इस वक्त उसके अंदर एक टॉप क्लास औरत वाली कशिश थोड़ी ज्यादा दिख रही थी। ली यूजन सच में एक रंग बदलने वाली जादूगरनी थी। मिस ली जैसी लड़की के दिमाग में रहना ये मुंह लूपिंग के लिए बहुत बड़े हौसले की बात है। ली यूजन ने मुझसे ज्यादा फालतू बातें नहीं की और वो बहुत जल्दी फिर से अपने हाथ के डॉक्यूमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स में खो गई। मैं विंडो से बाहर देखने लगा ताकि अपनी टेंशन को थोड़ा कम कर सकूं, पर तभी कार के कांच में मुझे ली यूजन के खूबसूरत पैरों का रिफ्लेक्शन दिखा। सिर्फ एक बार देखने के बाद मेरी नजर वहां से हट ही नहीं रही थी। इस दुनिया में इतना परफेक्ट बदन कैसे हो सकता है? टच करना चाहते हो? उस औरत की आवाज में एकदम डर पैदा करने वाली ठंडक थी। इस एक लाइन ने मेरी पीठ के बाल खड़े कर दिए। पर चाहे जो हो जाए, मुझे अपना डर बिल्कुल नहीं दिखाना था। हाँ, अगर अलाउड हो तो। ली यूजन ने अपने लाल होंठ खोले और थोड़ा मुस्कुरा दी, फिर अपना राइट पैर मेरी तरफ आगे बढ़ा दिया। मुझे समझ नहीं आया, पर मैंने सच में अपनी उंगलियां आगे बढ़ाई और उसकी काफ की तरफ ले जाने लगा। ली यूजन के चेहरे पर स्माइल अभी भी थी, पर उसकी आंखों के अंदर डर बढ़ता जा रहा था और उसका लेफ्ट हाथ नीचे सीट के आर्म रेस्ट के पास चला गया। इंटेलिजेंस रिपोर्ट में लिखा था कि वहां पर एक पिस्टल छुपी हुई है। अगर मैंने सच में उसे टच करने की हिम्मत की तो वह बिना सोचे समझे मुझे वहीं ढेर कर देगी। इसलिए मैंने अपने चेहरे पर अफसोस दिखाया और अपना हाथ पीछे खींच लिया। अगली बार सही, करीब 20 मिनट बाद गाड़ी एक पुरानी क्लासिकल बिल्डिंग के सामने रुकी। मिस्टर लू, आइए प्लीज। रेस्टोरेंट के बोर्ड पर फ्रेंच में कुछ लिखा था जो मुझे पढ़ना नहीं आता था। शैतान का दिमाग। मैं किस तरीके से कहूँ कि मैंने आज तक कभी फॉरेन फूड नहीं खाया। तभी ली यूजन ने शैंपेन उठाई और मेरे लिए ग्लास में डाली, फिर अपना ग्लास भी उठा लिया। अपने सामने इस खूबसूरत औरत को देखकर मैं नर्वस भी था और एक्साइटेड भी। जैसे ही दोनों ग्लास आपस में टकराए, ली यूजन ने एक छोटा सा एसआई पी लिया और धीरे से बोली, डॉम पेरिग्नोन रोज गोल्ड की यह बोतल 1996 में एक ही बैच में बनी थी और पूरी दुनिया में ऐसी सिर्फ 35 बॉटल्स हैं। तो फिर मेरा इसे पीना बिल्कुल वैसा ही है जैसे बंदर के हाथ में नारियल, जिसे इसकी कीमत का कोई अंदाजा नहीं। जाहिर है यह बात ली यूजन से नहीं छिप सकती थी, इसलिए उसने मुझे चेक करने के लिए पूछा। लगता है मिस्टर लू को आमतौर पर वेस्टर्न फूड पसंद नहीं है। मेरा स्टेटस मुझे ऐसी जगहों पर बार बार आने की इजाजत नहीं देता। कोई हैरानी नहीं कि मिस्टर लू इस लेवल तक पहुंच गए। तभी तो मैंने आपके बारे में इतनी गहरी रिसर्च करवाई, फिर भी मुझे आपके बैकग्राउंड में एक भी कमी नहीं मिली। अगले कुछ मिनट्स में माहौल थोड़ा हल्का हो गया। मुझे लगा कि ये डिनर आराम से निकल जाएगा, पर तभी ली यूजन ने अचानक एक दिमाग घुमा देने वाला सवाल पूछा। मिस्टर लू, आप लोगों का वह सर्कल बहुत ही मिस्टीरियस और अनजान है। यहाँ तक कि मेरे परिवार के बड़े बूढ़े भी आप लोगों के बारे में कुछ नहीं बोलते। क्या मिस्टर लू मेरे साथ थोड़ी बहुत बातें शेयर कर सकते हैं? सर्कल? मेरा कौन सा सर्कल है यार? ली यूजन की सीधी नजर को देखते हुए मेरा दिमाग सुन उन दोनों इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स को तेजी से घुमाने लगा। कुछ देर बाद मैंने एक जबरदस्ती की स्माइल दी और हिम्मत करके बोला, वह एक ऐसी जगह है जहाँ धूप की रोशनी नहीं पहुँचती। ली यूजन की तीखी आंखें मुझे घूरती रहीं और उसने इसी लाइन को दोबारा धीरे से दोहराया, एक ऐसी जगह जहाँ धूप की रोशनी नहीं पहुँचती। एक पल में मेरे बदन के सारे बाल खड़े हो गए। इसलिए अगला डेजर्ट आने के बीच के टाइम में मैंने तुरंत एक बहाना बनाया और वॉशरूम चला गया। वहाँ टिश्यू पेपर से अपने पूरे बदन का पसीना साफ किया। ली यूजन के रिएक्शन से साफ लग रहा था कि वह मुझे सिर्फ एक कठपुतली समझ रही है, जिसका असली बॉस अभी तक सामने नहीं आया है। 5 मिनट बाद मैं एकदम शांत होकर डिनर टेबल पर लौटा। इस सिचुएशन में यही सबसे सही तरीका था। जब कोई आप पर शक करे तो कभी भी सफाई देने की कोशिश मत करो। डेजर्ट खत्म करने के बाद ली यूजन मुझे मेरी सोसाइटी के गेट पर छोड़ गई। मैंने मर्सिडीज को दूर जाते हुए देखा और फिर बिल्डिंग के अंदर गया। रिसर्च कहाँ तक पहुंची? मिस को रिपोर्ट है कि हमारी चेकिंग के मुताबिक मिस्टर लू के डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उनके कॉलेज के सेकंड ईयर में एक ऐसा टाइम था जब वह सडन बहुत एक्साइटेड रहने लगे थे। अगर उन्हें किसी बड़े ग्रुप ने ज्वाइन करवाया है तो पक्का इसी टाइम पर हुआ होगा। ये सुनकर ली यूजन ने अपनी आंखें बंद कर ली। मेरे साथ बिताए हर एक सीन को उसने अपने दिमाग में घुमाया और काफी देर बाद अपने दिल में एक डिसीजन लिया। मैं जैसे ही अपने किराए के कमरे में पहुंचा, मैंने बिना देर किए बुककेस के पीछे से उन दोनों सीक्रेट इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स को बाहर निकाला। ली यूजन की कंपनी में कोई बदलाव नहीं था। साओ शाओहुई के गायब होने से किसी को फर्क नहीं पड़ा था और बाकी के गद्दार अभी भी अपनी अपनी जगह पर काम कर रहे थे। रिपोर्ट के अंदर की बातें देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये औरत उन्हीं के प्लान को उन्हीं पर उल्टा चलाने की सोच रही थी। वह वेट कर रही थी कि कब सॉन्ग्स इवेंट चुआने कंपनी पर कीचड़ उछाले और ये बात पूरे इंटरनेट पर टॉप ट्रेंड बन जाए, ताकि वह उस पावर का यूज करके एक बड़ा झटका दे सके। अगर नॉर्मल सिचुएशन होती तो ली यूजन कामयाब हो जाती, पर अफसोस उसका फेल होना पक्का था, क्योंकि रिपोर्ट के एक पेज पर साफ लिखा था कि सॉन्ग्स इवेंट जैसे ही अपने फैमिली प्रेशर से ली यूजन की तय की हुई ओवरसीज डिलीवरी लॉजिस्टिक्स कंपनी को ब्लॉक करेगा, तो ऑर्डर टूटने और माल खराब होने की वजह से जो नुकसान होगा वह सीधा चुआने कंपनी को खत्म कर देगा, जहां से वह कभी खरी नहीं हो पाएगी। सारी बातें क्लियर करने के बाद मैंने दूसरी इंटेलिजेंस रिपोर्ट खोली। जोंगहाई शिपिंग ग्रुप के फाउंडर और काओ क्लान की तीसरी ब्रांच के हेड युएन ताइपिंग ने चोवन
साल की उम्र में एक गो ब्रीडिंग प्रोजेक्ट चलाया था। 200 बच्चों के ऑर्फनेज में रोज सिर्फ 10 लोगों का खाना दिया जाता था। जिंदा रहने के लिए बच्चों ने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया। जो बच्चा आखिरी में जिंदा बचा उसका नाम डिंग चिंग था। युआन टाइपिंग ने उसे अपना गोद लिया, बेटा बना लिया और वह उसकी सबसे तेज तलवार बन गया, जो दशकों तक युआन टाइपिंग के लिए अपना खून बहाता रहा। पर डिंग
चाहे